नमस्कार, मैं अजय कुमावत आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जो है उसे सिद्ध करना सीखेंगे। बहुत ही इजी प्रमेय है, बस आपको थोड़ा सा अभ्यास इसका करना है और मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते जाएं, अभ्यास करते जाएं तो आप आसानी से इस प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रमेय आपसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से भी पूछी जा सकती है और कथन देकर भी आपसे एग्जाम में इस प्रमेय को पूछा जा सकता है। दोनों स्थितियों में आपको इसका कथन याद होना बहुत जरूरी है। कथन याद होने के बाद आप आसानी से इस प्रमेय को हल कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा। किसी भी प्रमेय को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या दिया गया है वो लिखेंगे और क्या दिया गया है यह आपको प्रश्न बताएगा। जैसे अगर इस प्रश्न को यानी कि कथन को हम वापस पढ़ें तो ये कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। पूरा क्वेश्चन एक बार में ना पढ़ें, टुकड़ों में क्वेश्चन को पढ़ें और समझें और साथ साथ चलें। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए। तो मान लीजिए ये बना दिया है मैंने वो त्रिभुज जिसकी बात चल रही है। ये लीजिए, नाम इसे हम दे देते हैं ए, बी और सी। आगे बढ़ें। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी है। इनमें से किसी भी एक भुजा के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है और किस प्रकार से खींचनी है कि वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ये एक रेखाखंड खींच दिया जिसे नाम हमने दे दिया एम और एन। अब ये एम एन आपने किस प्रकार से बनाई है कि ये ए बी के समांतर है। तो आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें एम एन समांतर है किसके, ए बी के। ये आपको दिया गया है। आगे चलें तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, देखिए जो रेखा आपने बनाई है जो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब ये जो दोनों भुजाएं जिसको इस एम एन रेखाखंड ने प्रतिच्छेद किया है, समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब हो गया कि जो अनुपात सी एम और एम ए का होगा वही अनुपात सी एन और एन बी का होना चाहिए। यानी CM और AM का अनुपात वही होना चाहिए जो CN और BN का होगा। ये हमें सिद्ध करना है। एग्जाम में आपके पास किसी भी तरह की प्रमेय आए, यहां तक का काम तो आप कर ही सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। क्वेश्चन में वो क्या देता है, क्या पूछता है, इतना काम आप करें और उसके बाद हमें क्या करना है। देखिए अगर किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें अपनी तरफ से रचना करनी पड़े तो हम अपनी तरफ से रचना करेंगे। और यहां हमने रचना क्या की है, देखिए एम से एक लंब डाला है हमने भुजा ए बी पर कह लीजिए चाहे सी एन पर कह लीजिए, इस तरह से। और इसे हमने नाम दे दिया है ए बी सी हो चुका है, एम और एन हो चुका है। इनके अलावा जो भी नाम आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने इसको डी और इधर एन से जो आपने लंब डाला है इसे हमने कह दिया है ई। इस तरह ये हमारी रचना है। तो रचना कैसे लिखेंगे, देखिए आपने क्या किया, डी एम
एक लंब डाला है किस पर, BC पर कह लीजिए चाहे CN पर कह लीजिए, एक ही बात है। तथा इधर से आपने EN एक लंब डाला है किस पर, AC पर कह लीजिए चाहे CM पर कह लीजिए। ये हो गई रचना। अब हमें प्रूफ देना है यानी उपपत्ति। आपको इस प्रमेय को 3 स्टेप में सॉल्व करना होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, एक एक स्टेप क्लियर करते चलें और लास्ट तक इस प्रमेय का अभ्यास करें। हो सकता है इस एग्जाम में यही प्रमेय पूछ ली जाए या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। प्रमेय को आगे बढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे आप ये मान लीजिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किस सूत्र से निकालते हैं आप? बिल्कुल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में कोई त्रिभुज है और इसका निकालना है मुझे क्षेत्रफल, तो आपको सबसे पहले इस त्रिभुज की ऊंचाई पता होनी चाहिए और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। नाम अगर हम इसे दे दें ABC, तो जिस भी भुजा पर आप लंब बनाएंगे वो कहलाती है त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे मान लीजिए अगर मैं C से एक लंब डालता हूं D, तो ऊंचाई क्या होगी CD, और आधार किसे लिया जाएगा? जिस पर लंब डाला है उसे माना जाएगा आधार। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार क्या हो गया? AB, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? CD। यहीं पर मान लीजिए त्रिभुज मेरे पास में कुछ ऐसा है ABC और लंब मैंने A से डाला है, इसे नाम हमने दे दिया D। इस बार अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप आधार किसे मानेंगे? बिल्कुल BC को। जिस पर लंब डाला जाता है उसे हम मानते हैं आधार। यानी इस बार यहां आधार हो जाएगा BC और जो ऊंचाई है वो कहलाएगी AD। लेकिन कई बार त्रिभुज में ऐसी कंडीशन भी आती है कि आप किसी कोण विशेष से किसी भी भुजा पर लंब नहीं डाल पाते हैं। जैसे इस त्रिभुज को आप देखिए, मान लीजिए इसे नाम मैंने दे दिया A, B और C, और मुझे C से इस त्रिभुज की किसी भुजा पर लंब डालना है। अब आप क्या करेंगे? C से आप सम्मुख भुजा पर लंब डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि लंब डालेंगे तो लंब होना चाहिए 90 डिग्री एंगल पर। तो आपको क्या करना होगा? सम्मुख भुजा को आगे बढ़ाना होगा इस तरह से। जब आप इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर ये लंब बनेगा, मान लीजिए नाम में से दे दूं D। लेकिन जब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे तो आधार AB ही काउंट होगा, आप AD काउंट नहीं करेंगे। यानी AD को आधार नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारी रचना है। यहां पर AB आधार माना जाएगा और ऊंचाई क्या मानी जाएगी? CD। इस तरह से किसी त्रिभुज में अगर आप लंब नहीं डाल सकते हैं तो किसी भुजा को बढ़ाने के बाद अगर लंब डाला जा रहा है तो आधार इस तरह से माना जाएगा और ऊंचाई जो लंब है वो मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हमारे पास में बन रहा है इस तरह से, और मुझे जो है लंब डालना है इस बिंदु से। तो अब इस बिंदु से आप 90 डिग्री एंगल बना नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा? इसे आगे बढ़ाना होगा इस प्रकार, और उसके बाद आप लंब डालेंगे इस तरह से। तो आधार तो मानी जाएगी ये भुजा और ऊंचाई मानी जाएगी ये वाली भुजा। इस चीज को हम काम में लेंगे हमारी थेल्स प्रमेय में। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते समय आपके सामने कोई परेशानी ना आए, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखें कि जो अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, जैसे CM और AM, CN और BN, आपको बारी बारी से वो ट्रायंगल ढूंढने होंगे, वो त्रिभुज ढूंढने होंगे जिनमें CM, AM, CN
और बी एन आते हो। जैसे हम बात करें सी एम की, तो सी एम जो है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है? सी एम एन में। तो आप एक बार चूज कर लेंगे, एक बार चुन लेंगे त्रिभुज सी एम एन। इसी तरह से ए एम, अब ए एम किस ट्राइंगल में आ रहा है? देखिए ए एम इसमें आ रहा है। अब यहां पर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ही नहीं, तो हमें हमारी तरफ से एक रचना करनी होगी जिसमें आप ए को मिलाएंगे किससे? एन से। इसी तरह से बी एन को ट्राइंगल बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए आपको एम को मिलाना होगा किससे? बी से। इस तरह तो आपने एम को मिला दिया है बी से और ए को मिला दिया है एन से। अब हम बारी बारी से त्रिभुज चुन रहे हैं। त्रिभुज सी एम एन का क्षेत्रफल, अभी जो हमने क्षेत्रफल निकालने का तरीका देखा था उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार आप बनाएंगे सीएम को, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आधार आपने सीएम को बनाया है तो इसके ऊपर जो लंब है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी, यानी कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी EN। इसी तरह से AM आधार बन जाए, इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा? हमें लेना होगा त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल। और त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू आधार आप किसे बनाएंगे? AM को। अब ऊंचाई कैसे लेनी है? देखिए, अगर आपने आधार बनाया है AM को, तो AM को आगे बढ़ाने पर एक लंब आपने बनाया है जिसका नाम है EN। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर त्रिभुज पर सीधा लंब नहीं डाला जा सकता है तो हम सम्मुख भुजा को आगे बढ़ाकर लंब डालते हैं। तो आधार तो हो गया AM और ऊंचाई हो जाएगी EN। सेम इसी प्रोसेस से हम CN और BN वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए CN किस में आएगा? CMN में। तो वापस से हम त्रिभुज CMN का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे लिखेंगे 1/2 इंटू, इस बार हम आधार किसे मानेंगे? CN को। और ऊंचाई क्या होगी? जो CN पर लंब है, यानी इसके ऊपर जो लंब आपने डाला है वो इसकी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई हो गई है DM। लास्ट चौथा जो हमारा त्रिभुज बच रहा है, जो हमें लेना है किसके हिसाब से? BN के हिसाब से। तो BN जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो त्रिभुज आपने ले लिया ABN, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार आप बनाएंगे BN को, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? BN को आगे बढ़ाने पर जो आपने लंब डाला है, यानी कि DM। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM। देखिए यहां पर हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो गई है। एक स्टेप कौन सी कंप्लीट हुई है? कि जो भी आपको अनुपात चाहिए उनसे रिलेटेड त्रिभुज आपने ले लिए और उनका क्या ज्ञात कर लिया है? क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब सेकंड स्टेप यहां पर हम चालू करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने ये प्रमेय पढ़ी है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसी प्रमेय को हम यहां पर काम में लेंगे। प्रमेय मैंने लिख दी है, जिसके अनुसार देखिए चित्र में हम समझते हैं कि दो समांतर रेखाएं कौन सी हैं। दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास में MN और AB, और एक ही आधार पर दो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? एक तो त्रिभुज बन रहा है AMN और एक त्रिभुज बन रहा है BMN। तो त्रिभुज AMN और त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। यहां लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है मुझसे। ये त्रिभुज होगा BMN। तो अब
त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BMN के क्षेत्रफल के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। और अब तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है? आपको दोनों तरफ जो कॉमन ट्राइंगल है, जो उभयनिष्ठ त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज CMN, इसके क्षेत्रफल का भाग लगाना है दोनों तरफ। त्रिभुज CMN का क्षेत्रफल, क्योंकि आप दोनों तरफ समान संख्या का भाग लगाते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो हमने 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, जिसे मैंने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 दे दिया है, इन चारों से बारी बारी से आपको त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में मान रखने होंगे। देखिए, सबसे पहले हम रखते हैं त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल। तो AMN का क्षेत्रफल क्या है? AMN का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू AM इंटू CN। तो वो लिख देंगे हम यहां 1/2 इंटू AM इंटू EN बट्टे में त्रिभुज CMN का क्षेत्रफल। अब CMN के क्षेत्रफल 2 है हमारे पास में से हम कौन सा रखेंगे? अनुपात के हिसाब से रखेंगे, जिसके अंदर CM आ रहा होगा। 1/2 इंटू CM इंटू EN बराबर, इधर त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल हमें रखना है, तो BMN का क्षेत्रफल हमारे पास में 1/2 इंटू BN इंटू DM और बट्टे में त्रिभुज CMN का क्षेत्रफल हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 से 1/2 इंटू CN इंटू DM। इस तरह से क्या होगा? देखिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा AM बट्टे में CM बराबर इस साइड BN बट्टे में CN, या आप चाहें तो दोनों पक्षों को क्या कर दें? पलट दें, यानी अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें। तो हमें मिलेगा CM बट्टे में AM बराबर हो जाएगा CN बट्टे में BN, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रमेय की आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो ये प्रमेय कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज जरूर कर देगी। आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।